हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है नेफ्रोलिथियासिस। नेफ्रॉन यह स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी है। लिथियासिस स्टोन फॉर्मेशन, किडनी में जो स्टोन फॉर्मेशन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले किडनी स्टोन। किडनी स्टोन होते कितने तरह से हैं? तो ये मेनली 5 तरह के होते हैं: कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड, एस्ट्रोबाइट और सिस्टीन। सबसे ज़्यादा जो होता है वो है कैल्शियम ऑक्जेलेट 75% और सबसे कम सिस्टीन लेस देन 1%। ठीक है, अगर कोई पूछे जो ये जो क्रिस्टल बनता है स्टोन का वो क्या का मिक्सअप होता है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट। कुछ मेडिकेशन है जिसके कारण भी ये देखने को मिलते हैं, जैसे कि एसाइक्लोविर, एतानानावीर और ट्राइएम्फेटेरिन। ठीक है, तो चलिए पहले इसके स्टोन के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर मैंडेटरी फैक्टर देखें ये स्टोन फॉर्मेशन का तो 2 हो जाएगा। एक तो सुपर सैचुरेशन, ये सॉल्यूट ज़्यादा हो जाएगा कंसंट्रेशन से। उसके बाद ये क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल बनता है ना, तो 2 कारण हो सकता है। एक आपको इसमें टर्म पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है रैंडेल प्लेक्यू। ये सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशन होता है जो मेनली फाउंड होता है डीप रीनल मेदुला में, और ये न्यूक्लिएटिंग एजेंट की तरह काम करता है रीनल स्टोन का। तो सबसे पहले कौन सा था जो सबसे ज़्यादा कॉमन है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन मोस्ट कॉमन टाइप होता है रीनल स्टोन का। इसका जब हम ये करवाएंगे ये इमेजिंग तो ये रेडियो ओपैक दिखेगा। ये होता क्यों है? तो ऐसे समझ लीजिए कि हाइपर कैल्सीमिया, ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो जाने के कारण। ठीक है, दूसरा हाइपर कैल्कियूरिया, यूरिन में भी कैल्शियम ज़्यादा हो जाने के कारण। ठीक है, हाइपर ऑक्सीयूरिया और यूरिन में ऑक्जेलिक एसिड ज़्यादा हो जाने के कारण मेनली ये कैल्शियम ऑक्जेलेट रीनल स्टोन देखने को मिलता है। तो सब कुछ इसमें ज़्यादा है। क्या क्या है? ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा है, यूरिन में कैल्शियम ज़्यादा है और यूरिन में ऑक्जेलिक एसिड ज़्यादा है। ठीक है, अब दूसरा कौन सा है? तो दूसरा पहले हम बता देते हैं यूरिक एसिड स्टोन के बारे में। ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है रेडियोलुसेंट। अभी मैंने इसके बारे में क्या बताया? ये रेडियो ओपैक है। ठीक है, अगर कोई पूछे मोस्ट कॉमन टाइप जो कौन सा होता है, रेडियोलुसेंट किडनी स्टोन, रेडियोलुसेंट। ठीक है, और ये जो कैल्शियम ऑक्जेलेट है ये ओवरऑल भी सबसे ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ अगर कैल्शियम रेडियोलुसेंट बोले तो वो हो जाएगा हमारा यूरिक एसिड स्टोन। ये होता क्यों है? तो हमारे ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ जाने के कारण होता है। तो इसके रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? गॉट लेशनयान सिंड्रोम, माइलोप्रोफरेटिव डिसऑर्डर जिसमें कि सेल ब्रेकडाउन होता है और यूरिक एसिड बढ़ता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे अगर ये जो स्टोन है एसिडिक रहा? ठीक है, क्योंकि ये जो यूरिक एसिड स्टोन है ना वो मेनली लेस देन 5.5 pH, ये लेस देन इक्वल टू 5.5 pH के कारण होता है। तो अगर ये एसिडिक स्टोन रहा तो अल्कलाइजेशन करेंगे, अगर बेसिक रहा तो एसिडिफिकेशन करेंगे। एसिड कंबाइन होता है बेस के साथ और साल्ट फॉर्म करता है जो सॉल्यूबल होगा और यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाएगा। बहुत सारे पानी पिएंगे, जो प्यूरिन डाइट है उसको लो लेंगे, क्योंकि प्यूरिन के कारण ही ये यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। पहले हाइपोजेंथीन बनेगा, फिर जेंथीन बनेगा और फिर यूरिक एसिड बनेगा। तो लो प्यूरिन डाइट लेंगे, एसीटाजोलामाइड लेंगे क्योंकि ये अल्कलाइजेशन करता है यूरिन का। एल्लोप्यूरिनॉल लेंगे, ये जो ब्लॉक होगा ना कन्वर्जन ऑफ, ये क्या करता है ना, ब्लॉक करता है कन्वर्जन ऑफ आइपोजेंथीन टू जेंथीन।
जिसके कारण यूरिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब चलिए पढ़ते हैं एस्ट्रीवाइट। कहीं पर भी अगर आ जाए कि इन्फेक्शन के कारण हुआ है तो वो हो जाएगा एस्ट्रीवाइट। इसका दूसरा नाम स्टैग हॉर्न, कैलकुली या ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन है। इसमें मेनली कैल्शियम, मैग्नीशियम, अमोनिया और फॉस्फेट होता है। ठीक है, तो इसको जो एस्ट्रीवाइट स्टोन है इसको अक्का, स्टैगहॉर्न, कैलकुलाई या ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन भी कहा जाता है। ये मोस्ट कॉमन होता है फीमेल में, क्योंकि फीमेल का जो यूरेथ्रा होता है ना वो शॉर्ट होता है। शॉर्ट यूरेथ्रा में यूटीआई के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे कि प्रोटियस जो प्रोड्यूस करता है यूरिएज। अब यूरिएज क्या करता है, यूरिया को कन्वर्ट करता है अमोनिया में। अमोनिया प्रिसिपिटेट हो जाता है, 3 से 5 माइनर कैलिक्स ज्वाइन करके मेजर कैलिक्स बनाते हैं। बाद में वो पेल्विक यूरेटल जंक्शन और उसके बाद यूरेटर बनाते हैं। ये जो एस्ट्रीवाइट स्टोन है ये लार्ज होता है और पेल्विस कैलिक्स सिस्टम में फील हो जाता है, जो ऐसा दिखता है कि जैसे कि स्टैग हॉर्न है, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग हो जाता है स्टोन का। तो मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, तो मैनेजमेंट हम करेंगे सैंडविच टेक्निक से। ठीक है, या फिर ये PCNL, इसमें PCNL यूज होता है, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथियासिस, और ESWL एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सिस, सबके बारे में बताएंगे। प्रिवेंट करेंगे कि दोबारा ये स्टोन ना आए। ठीक है, तो जो यूरिएज है उसका इनहिबिट करेंगे। ठीक है, तो कैसे किया जाता है, एसिटॉक्सी हाइड्रोक्सामिक एसिड के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं सिस्टीन यूरिन स्टोन में। सिस्टीन यूरान स्टोन ये मेनली क्यों होता है, तो हमारे यूरिन में क्या होगा, सिस्टीन मिलेगा। ये सिस्टीन में क्या होगा, सिस्टीन्यूरिया होगा। मतलब कि हमारे ये यूरिन में क्या होंगे, ज़्यादा सिस्टीन दिखेंगे। ये रेडियो एपैक होता है, डबल सल्फाइड बॉन्ड होते हैं इसमें। ये बहुत हार्ड होता है और ये इजीली ब्रोकन नहीं होता है ESWL से। इसमें जो क्रिस्टल होते हैं वो बेंजीन शेप्ड क्रिस्टल होते हैं। कैसा क्रिस्टल होते हैं, बेंजीन शेप्ड क्रिस्टल होते हैं। ट्रीटमेंट में हम पेंसिलामाइन देंगे, अल्फ़ा MPG देंगे, अल्फ़ा मार्केप्टोप्रोपिनियोल ग्लाइसिन देंगे। ठीक है, अगर दोनों में ज़्यादा कौन दिया जाता है तो अल्फ़ा MPG दिया जाता है डिपेनिसिलामाइन से। अब आते हैं एक और स्टोन है जिसको हम कहते हैं जैनथीन स्टोन। कौन सा, जैनथीन स्टोन। इसमें क्या होगा ना, ब्लड में आपको यूरिन में आपको जैनथीन मिलेगा, जिसके कारण ये स्टोन होता है। तो अगर यूरिन में जैनथीन मिलेगा तो उसको क्या कहेंगे, जैनथीन यूरिया। ठीक है, इसमें हाइपोजैंथीन जैनथीन में कन्वर्ट हो जाता है। एलोपिरिनॉल कैन बी यूज्ड। एलोपिरिनॉल हम यूज करते हैं इसको कन्वर्सन से रोकने के लिए। ये रेडियोलुसेंट है, ब्रिक रेड इन कलर का होता है। जैनथीन कैसा कलर का होता है, ब्रिक रेड कलर का होता है, और इसमें लेमिनेशन होता है क्रॉस सेक्शन में। अगर ड्रग इंड्यूस्ड स्टोन की बात करें तो पहला जो होता है ट्राइएम्थेरिसीन। इसमें एक्सेसिव यूज होता है पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक का, जिसके कारण रेडियोलुसेंट स्टोन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद इंडिनावीर इसके कारण भी होता है। इसमें प्रोटीएज इनहिबिटर यूज होता है HIV के लिए, जिसके कारण भी रेडियोलुसेंट स्टोन फॉर्म होता है। सिलिकेट स्टोन कब होता है, जब एक्सेसिव कंजप्शन करते हैं हम एंटासिड जिसमें सिलिका हो। रेडियोलुसेंट स्टोन किस में बनता है,
तो ट्राइएम्थेरिसीन, इंदिनाविल, जैंथीन और यूरिक एसिड में। एसिडिक स्तोन किस में बनता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट, सिस्टीन और यूरिक एसिड में। ठीक है। जो रीनल स्टोन है ना वो मोस्ट कॉमन मेल में होता है, और जो इन्फेक्शियस रीनल स्टोन है वो मोस्ट कॉमन फीमेल में होता है, क्योंकि उनका यूरेथ्रा ये छोटा होता है। क्लिनिकल फीचर्स में एब्डोमिनल पेन मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होता है। कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं ये रीनल स्टोन में पेन के? पहला तो ऑब्स्ट्रक्शन, अगर ये जैसे कि हमारा किडनी है, यहाँ पे कैलिक्स ये सब में बना है, फिर ये यूरेटर से जाने लगेगा, तो क्या होगा, ये ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा जिसके कारण पेन होगा। तो ये जो पेन होता है वो नन क्लोकली एब्डोमिनल पेन होगा। अगर स्टोन फ्रेगमेंट ये यूरेटर में आ गए तो यूरेटर में हाइपर पेरिस्टाल्टिस देखने को मिलेगा, तब ये क्लोकली पेन होगा। मतलब कि रीनल कैप्सूल तक रहा तो नन क्लोकली पेन, यूरेटर में आ गया तो क्लोकली पेन। और पेन जो है उसका रेडिएशन डिपेंड करता है कि स्टोन कहाँ पे हुआ है। अगर स्टोन अपर 1/3 ऑफ यूरेटर में हो तो पेन रेडिएट करेगा। मतलब कि देखिए बताते हैं, ये हमारा किडनी है, ठीक है, यहाँ से यूरेटर निकला है। अगर अपर 1/3 में हुआ तो जो पेन है वो रेडिएट करेगा मेल में टेस्टिस में और फीमेल में लेबियम मेजोरा में। ठीक है। अगर फिर मिडिल 1/3 में हुआ तो पेन रेडिएट करेगा इलियक फोसा में, हाइपोगैस्ट्रिक में और ग्रोइन में। कैसे ये करता है? तो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व के द्वारा। और अगर राइट साइड में हुआ तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस को मिमिक करेगा, लेफ्ट साइड में हुआ तो डायवर्टिकुलोसिस को ये क्या करेगा, मिमिक करेगा। ठीक है। अगर ये जो स्टोन है वो लोअर थर्ड में हुआ तो पेन रेडिएट करेगा स्क्रोटम में, पेरिनियम में, इनर एस्पेक्ट ऑफ थाई में। और अगर स्टोन इंट्रामुरल यूरेथर में हुआ तो फिर इसको एस्ट्रैंग्यूरी कहेंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? तो नन कंट्रास्ट स्पाइरल सीटी। मैनेजमेंट में एनाल्जेसिक देंगे। ड्रग ऑफ चॉइस डिक्लोफिनेक होता है। इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म तो यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी करेंगे, जिसमें कलर देखेंगे, पीएच देखेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ शुगर देखेंगे, आरबीसी डब्ल्यूबीसी पल्स देखेंगे, कास्ट देखेंगे। यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी में हम कंफर्मेशन देखेंगे कि इन्फेक्शन है कि नहीं, यूटीआई है कि नहीं, और उस यूटीआई में कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी है। कैल्शियम ऑक्जेलेट मोनोहाइड्रेट स्टोन देखेंगे जो डम्बल शेप का होता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन ये एनवेलप शेप का होता है और इसको बाई पिरामिडल शेप का भी ये होता है। चलिए अब जितने भी स्टोन है ना उसके शेप के बारे में बात कर लेते हैं। अगर कोई पूछे कैल्शियम ऑक्जेलेट का क्या शेप होगा तो डम्बल शेप होंगे। कैसा? डम्बल शेप। ठीक है। कैल्शियम ऑक्जेलेट मोनोहाइड्रेट स्टोन का डम्बल शेप होगा। अगर डाईहाइड्रेट स्टोन रहे तो फिर एनवेलप शेप, जिसको हम अक्का बाई पिरामिडल शेप भी कहते हैं। अगर यूरिक एसिड रहा तो रोजेट शेप या मल्टीफिकेटेड शेप। कैल्शियम फॉस्फेट रहा तो एमॉर्फस क्रिस्टल। एस्ट्रीवाइट स्टोन रहा तो कॉफिन लीड क्रिस्टल। ब्रूसाइट स्टोन रहा तो नीडल शेप। ठीक है। एक्सरे अगर करेंगे तो क्या मिलेगा? 90% जो किडनी स्टोन है वो रेडियो एपैक्ट मिलेंगे, और 90% गॉल स्टोन क्या है वो रेडियो लूसेंट मिलेंगे। 90% गॉल स्टोन क्या होंगे? रेडियो लूसेंट होंगे, ये याद रखिएगा। अल्ट्रासाउंड इन्वेस्टिगेशन होता है, स्क्रीनिंग इन्वेस्टिगेशन फॉर हाइड्रोनेफ्रोसिस। अभी हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में पढ़ेंगे, ये सब इसके कॉम्प्लिकेशंस है हाइड्रोनेफ्रोसिस। आईवीपी एक्सेस साइट ऑफ एक्सट्रक्शन के लिए हम आईवीपी करते हैं, इंट्रावेनस पाइलोग्राम। ये जो इंट्रावेनस डाइंस पे इंजेक्ट किया जाता है एंटीक्यूबिटल फोसल पे, जो क्या को एक्सेस करता है कि ऑब्स्ट्रक्शन प्रॉक्सिमल पाथ में हुआ है कि नहीं।
हाइड्रोनेफ्रोसिस है या रीनल फंक्शन को ये क्या करता है, एक्सेस करता है। ठीक है। RGP रेट्रोग्रेड पाइलोग्राम, ये मेनली डिजिटल पाथ ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन को देखने के लिए किया जाता है। दमसा डाइमर कार्पोल सक्सिनिक एसिड स्कैन, ये मेनली एक्सेस होता है एम मार्फोलॉजी एस स्कार, जैसे कि इसी में है ना दमसा, तो एम से क्या मार्फोलॉजी देखने के लिए, एस से स्कार देखने के लिए, एस से सरफेस एनाटोमी को देखने के लिए, मतलब कि ये इवालुएट करता है कि किडनी में कौन से स्कार हैं। DTPA डाईथाइलिन ट्राइअमाइन पेंटा एसिटिक एसिड, ये परफ्यूजन और फंक्शन को देखता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में क्या होगा, रीनल परफ्यूजन और फंक्शन होंगे। MAG3 मार्केप्टो एसिटाइल ग्लाइसिन, ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता है रीनल परफ्यूजन के लिए। इंडिकेशंस ऑफ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट क्या होगा, तो इसमें हम स्टोन का साइज देखेंगे। अगर 5 mm तक रहा तो हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर सकते हैं। नॉन डायलेटेड यूटेरस रहा, स्टोन लोकेटेड रहा लोअर 1/3 पे, या प्रोग्रेसिव डाउनवॉल मूवमेंट रहा रिपीटेड स्कैन का, तब हम उसमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे। प्रिंसिपल क्या है कि सुपर सेचुरेशन से बचाएं, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डाइल्यूशन से बचाएं। मैनेजमेंट बहुत सारा पानी पिएंगे, 4 से 6 लीटर एक दिन में। किडनी स्टोन अगर 4 mm है तो 4 लीटर पानी पिएंगे। स्टोन स्क्रीट हो जाएगा विद इन 4 वीक। अल्कलाइजेशन या एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन करेंगे 4 वीक के लिए। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में कौन कौन सा है, तो इसमें मेनली ESWL, कौन कौन सा है, ESWL एक्स्ट्रा कॉर्पोलर ये शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ये 85% केसेस में किए जाते हैं। 15% केसेस में PCNL परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी करते हैं। ठीक है। बाकी यूरेटेरोस्कोपी, LSS लेप्रोस्कोपिक स्टोन सर्जरी मेनली ये प्रीफर नहीं किया जाता है। OSS ओपन स्टोन सर्जरी, ये सब मेनली इन्वेस्टिगेशन है। अब देखते हैं कि ये सब इन्वेस्टिगेशन यूज कहाँ होता है। जैसे कि लास्ट वाला से स्टार्ट करते हैं, OSS ओपन स्टोन सर्जरी। अगर जो स्टोन है वो नॉन फंक्शनल किडनी में हुआ है, ठीक है, कहाँ हुआ है, नॉन फंक्शनल किडनी में हुआ है, उसके बाद नेफ्रोक्टोमी हैज़ टू बी परफॉर्म, तो हम क्या करेंगे, नेफ्रोक्टोमी करेंगे। कौन सा, तो ओपन अप्रोच, तो वही हो गया ना, ओपन स्टोन सर्जरी करेंगे। स्टोन जिसमें एनाटोमिकल डिसऑर्डर है किडनी में, जैसे कि PUG ऑब्स्ट्रक्शन, तो पाइलोलिथोटोमी करेंगे या पाइलोप्लास्टी करेंगे। और ये भी कैसा होगा, ओपन अप्रोच होगा, मतलब 2 जगह, एक तो अगर किडनी नॉन फंक्शनल रहे या एनाटोमिकल कोई डिसऑर्डर हो तो हम क्या करेंगे, ओपन अप्रोच करेंगे। ठीक है। चलिए अब ESWL के बारे में पढ़ते हैं। ये जो ESWL है ये गोल्ड स्टैंडर्ड लिथोट्राइपल होता है। इसमें कौन सा ये यूज होता है, तो डोनियल अनमोडिफाइड HM3। इसमें शॉक वेव दिया जाता है, शॉक वेव इंड्यूस टेंसाइल क्रैकिंग, जिसके कारण इरोशन होता है और जो स्टोन होता है ना वो सेटल हो जाता है, अलग अलग हो जाता है और इजीली वो बाहर निकल जाता है यूरिन के थ्रू। तो इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे, कि अगर कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगे, तो डिजिटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरेटर रहे तो सारे फ्रेगमेंट कलेक्ट हो जाएंगे प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ यूरेटर में, जिसको हम अक्का स्टेनिरेज स्ट्रीट ऑफ स्टोन या कॉल्यूमिनेशन ऑफ ग्रेवल कहते हैं। क्या, अक्का अक्का स्टेन त्रासी या स्ट्रीट ऑफ स्टोन या फिर कॉलमनाइजेशन ऑफ ग्रेवल कहते हैं। दूसरा कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है, तो हेमाटोमा इन किडनी, ठीक है, ये शॉक वेव के कारण ब्लीडिंग हो सकता है। UTI के चांसेस बढ़ जाएंगे, एक्स्ट्रा सिस्टोल्स के रिस्क बढ़ जाएंगे,
अगर स्टोन का साइज 2 सेंटीमीटर तक रहा तो ESWL यूज होगा। अगर हार्ड स्टोन हो जिसको हम ESWL के द्वारा ब्रेक नहीं कर सकते, जैसे कि ये ब्रूसाइट, हाइड्रोएपेक्साइट, सिस्टीन, कैल्शियम ऑक्जेलेट, मोनोहाइड्रेट, तो इसका ठीक है, ये जो बताए 4 BHCC, इसको हम ESWL के द्वारा ब्रेक नहीं कर सकते। तो कंट्राडिक्शन क्या है? एब्सोल्यूट कंट्राडिक्शन है प्रेगनेंसी में, क्योंकि जो शॉक वेव है वो फीटस को डैमेज कर सकता है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर में इंक्रीज हेमाटोमा हो सकता है। रिलेटिव कंट्राडिक्शन में पेस मेकर, UTI, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ऑर्थोपेडिक एबनॉर्मलिटी, डिजिटल ऑब्स्ट्रक्शन, रीनल फेल्योर और एनीरिज्म हो सकता है। चलिए अब इसके तीसरे प्रोसेस पे आते हैं, जिसका क्या नाम है, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथियासिस। ये इसमें ट्रैक क्रिएट किया जाता है किडनी में भाया एब्डोमिनल स्किन, और उसके बाद नेफ्रोलिथियोटोमी किया जाता है। जैसा कि हमें पता है रीनल आर्टरी के 2 ब्रांचेज होते हैं, एंटीरियर ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी और पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। नाम से ही समझिए क्या कह रहा है, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथियासिस, मतलब कि हम यहाँ पर कहीं ना कहीं स्किन से लेना देना है। तो इसमें जो ट्रैक बनाया जाता है वो एब्डोमिनल स्किन से बनाया जाता है, ठीक है। इसमें एंटीरियर ब्रांच भी था आर्टरी का, पोस्टीरियर। तो मोस्ट कॉमन जो यूज होता है वो है पोस्टीरियर अप्रोच, ठीक है। 2 पोस्टीरियर अप्रोच हम यूज कर सकते हैं, या तो वो पेल्विक से हो या कैरिक्स से हो। अगर पेल्विक से होगा तो पोस्टीरियर पेल्विक अप्रोच, या फिर पोस्टीरियर कैल्सियर अप्रोच, ठीक है। पोस्टीरियर जो पेल्विक अप्रोच रहेगा उसमें पोस्टीरियर ब्रांच रीनल आर्टरी का इंजरी होगा। जो पोस्टीरियर कैल्सियल अप्रोच रहेगा उसमें परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी यूज होगा, जो प्रिवेंट करेगा इंजरी को, ठीक है। इंडिकेशन, अगर जो स्टोन का साइज है वो 2 सेंटीमीटर रहे, डिजिटल ऑब्स्ट्रक्शन रहे, UTI रहे, हार्ड स्टोन रहे, लोअर कैलिक्स स्टोन रहे, तो मेनली हम ये सब यूज करते हैं, ठीक है। अगर ये जो लोअर कैलिक्स स्टोन है यहाँ तक तो ठीक है। इसमें मेनली अगर स्टैगहॉर्न कैल्कुलाई आ जाए, क्या स्टैगहॉर्न कैल्कुलाई आ जाए, तो इसमें PCNL प्लस ESWL दोनों किया जाता है, जिसको हम सैंडविच टेक्निक कहते हैं। अगर कोई पूछे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस PCL का क्या होगा, परक्यूटेनियस का, तो वो होता है ब्लीडिंग। और मोस्ट कॉमनली कौन सा ऑर्गन इंजरी होगा, तो सबसे ज़्यादा प्लीउरा, फिर कॉलन, फिर ये स्प्लीन, ठीक है। अब चलिए अगले पे चलते हैं, जिसका नाम है URS, यूरेथ्रोस्कोपी। ये मेनली परफॉर्म किया जाता है स्पाइनल एनेस्थेसिया के साथ। इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस में यूथेरिक परफोरेशन होता है, और ये मेनली 4 mmIS किडनी स्टोन में यूज होता है। तो इसमें हम इंडिकेशन क्या क्या है, तो DJ स्टेंट इंसर्ट करेंगे, कि स्टोन को रिमूव करेंगे, फॉरेन बॉडी को रिमूव करेंगे, बायोप्सी लेंगे कि कहीं यूरोथेलियल ट्यूमर तो नहीं है। इंट्रा कॉर्पोरल लिथोट्रिप्सी, 4 तरह का लिथोट्रिप्टर होता है, जैसे कि ये इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक लिथोट्रिप्टर जो मेनली यूज होता है, अल्ट्रासोनिक लिथोट्रिप्टर, बालिस्टिक लिथोट्रिप्टर, लेजर लिथोट्रिप्टर। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है, EHL, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक लिथोट्रिप्टर। ये बहुत चीप है, इफ़ेक्टिव है, नैरो सेप्टिंग मार्जिन है, और इसमें ये मेनली यूज होता है ब्लेडर स्टोन में। लेजर लिथोट्रिप्टल, ये यूजेज होता है होल्मियम याग लेजर में, बेस सोर्स होता है लेजर का। इंट्राकॉर्पोरल लिथोस्टोमी में मोस्ट कॉमनली यूज होता है लेजर, किसके लिए, तो रीनल स्टोन के लिए, और ये स्टोन को वेपराइजेशन करके यूज होता है, ठीक है। लेजर लिथोट्रिप्टर यूज होता है यूरिक एसिड स्टोन में, जो प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण साइनाइड का प्रोडक्शन होता है।
हाई कॉस्ट है बट वेरी इफ़ेक्टिव है। मैनेजमेंट ऑफ रीनल स्टोन, तो चलिए एक रिव्यू कर लेते हैं। अगर 2 सेंटीमीटर तक रहा तो ESWL करेंगे, ठीक है। 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहा तो PCNL करेंगे। अगर हार्ड स्टोन हुआ और BSC 2 हुआ तो PCNL करेंगे। स्टैग हॉर्न कैलकुली रहा तो दोनों मिला के करेंगे। अब आते हैं जो टेरिक स्टोन है उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो इस डिपेंड्स होता है लोकेशन पे कि अपर 1/3 है, मिडिल 1/3 है या लोअर 1/3 है। अगर अपर 1/3 है, स्टोन का साइज 1 सेंटीमीटर है तो ESWL करेंगे। अगर स्टोन का साइज 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो URS करेंगे, ठीक है। अगर ये लोअर 1/3 में हम URS करते हैं क्योंकि वहाँ पर ये शॉक वेव का यूज नहीं होता है, ठीक है। ये उन लोगों में ज़्यादा होगा जिसमें डाइटरी चेंजेज हुए हैं, मोटे हैं या लाइफ स्टाइल में चेंजेज हुए हैं। मेन में ज़्यादा होता है वुमेन के कंपैरिजन में, वाइट में ज़्यादा होता है ब्लैक के कंपैरिजन में। और ये कौन कौन से मेडिकल कंडीशन से एसोसिएटेड है। अगर सिस्टेमिक डिसऑर्डर की बात करें तो GI मेल ऑब्जर्प्शन जैसे कि क्रोन डिजीज, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म, ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, DRTA। और मेडिकल कंडीशन की बात करें जिसके कारण नेफ्रोलिथियासिस हुआ है तो हाइपरटेंशन, गॉट, कार्डियोवास्कुलर डिजीज। पैथोजेनेसिस क्या है तो सुपर सैचुरेशन, ऐसा पॉइंट जहाँ पर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट एक्सीड करे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, ठीक है। इसका मतलब कि देखें कि जैसे कि चीनी में पानी में चीनी घोलते हैं, कम मात्रा रहता है तो चलो सही है, लेकिन एक ऐसा मात्रा आता है जिसके बाद वो घुलना बंद हो जाता है। अगर उसके बाद भी अगर हम डालें तो वो क्या होगा, चीनी नीचे बैठ जाएगा, वही कंडीशन होता है। यूरिन सिट्रेट का इनहिबिटर कौन सा होता है तो इनहिबिटर होता है कैल्शियम कंटेनिंग स्टोन का। एक बात याद रखिएगा, जहाँ पर सिट्रेट ज़्यादा होगा वहाँ पे कैल्शियम कम होगा, और जहाँ पे कैल्शियम ज़्यादा होगा वहाँ पे सिट्रेट कम होगा। ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक टर्म देखिएगा रैंडल प्लेक क्यू, इसमें क्या है, कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन के ऊपर कैल्शियम फॉस्फेट ग्रो हो गया है और ये मेनली रीनल पेपिला के टिप पे देखा जाता है। इसी को हम रैंडल प्लेक क्यू कहते हैं। मैकेनिज्म क्या होता है स्टोन फॉर्मेशन का, तो जो क्रिस्टल है वो उसको कुछ इनहिबिटर लोग इनहिबिट करते हैं, प्रोमोटर लोग प्रमोट करते हैं। तो इसमें पहले न्यूक्लिएशन होता है, फिर ग्रोथ होता है, फिर एग्रीगेशन होता है और फिर वो क्रिस्टल फॉर्म करता है। तो ये जो क्रिस्टल है, देखिए ये वाला क्रिस्टल है और ये जो नीचे है वो क्या है, रैंडल प्लेक क्यू है, ठीक है। रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकता है, कैल्शियम, जैसे कि अगर हम कैल्शियम का सप्लीमेंट ज़्यादा लेंगे, सप्लीमेंट मतलब समझे जो दवाई सबके रूप में लिया जाता है, तो ये स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर डाइटरी के रूप में हम डाइट के रूप में कैल्शियम लेंगे तो वो रिड्यूस कर देता है कि ये रिस्क फैक्टर को, ठीक है। तो हाईली डाइटरी कैल्शियम इनटेक मेनली स्टोन फॉर्मेशन को कम कर देता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, ये रिडक्शन कर देता है इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी ऑक्जेलेट का, जिसके कारण लोअर यूरिन ऑक्जेलेट देखने को मिलता है। अब लो कैल्शियम इनटेक करेंगे तो ये स्टोन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे और इसके कारण क्या हो सकता है, बोन्स डेंसिटी भी लो हो सकता है। नोट, अगर सप्लीमेंटल कैल्शियम लेंगे तो वो इंक्रीज कर देगा, पहले ही बता दिए थे। क्योंकि जो डिस्क्रिपेंसी होता है ना डाइटरी कैल्शियम और कैल्शियम सप्लीमेंट में, वो ड्यू टू टाइमिंग ऑफ सप्लीमेंट कैल्शियम इनटेक और हायर टोटल कैल्शियम कंजप्शन के बीच का होता है, ठीक है। डाइटरी में ऑक्जेलेट क्या है तो ये रेडियली ऑब्जर्व नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन में भी हायर इन स्टोन फॉर्मर, जिनमें स्टोन होता है उनमें ये ऑब्जर्प्शन ज़्यादा होता है, इसलिए तो हम कैल्शियम लेते हैं ताकि इसका ये ऑब्जर्प्शन में रिडक्शन हो सके। वीक रिस्क फैक्टर होता है स्टोन फॉर्मेशन का,
यूरिनरी ऑक्जेलेट स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन फॉर्मेशन का। अदर एनिमल प्रोटीन भी क्या करता है, कैल्शियम और यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है और डिक्रीज करता है सिट्रेट के एक्सक्रीशन को, जिसके कारण ये स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सोडियम सुक्रोज के कारण भी मेनली क्या होता है, ये इंक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन होता है। पोटेशियम के कारण डिक्रीज होता है, तो पोटेशियम देना चाहिए। विटामिन सी कभी नहीं देना चाहिए क्योंकि वो क्या करता है, इसके एक्सक्रीशन को बढ़ाता है और ये कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन को भी बढ़ाता है। ठीक है। विटामिन B6 ये सही होता है कि ये स्टोन वाला में। ठीक है। फ्लूइड रिस्क ऑफ स्टोन फॉर्मेशन इंक्रीज, जो फ्लूइड कम लेते हैं ना उनमें, मैंने पानी कम पीते हैं उनमें स्किन नहीं स्टोन के फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वो मेनली जो 1 लीटर से कम लेते हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। नन डाइट्री में कौन सा आएगा, एज मेनली ये 40 साल में ज़्यादा देखने को मिलता है और 70 साल के बाद इसके इंसिडेंट कम होने लगते हैं। रेस, बॉडी साइज, इन्वायरमेंट हाईएस्ट होता है मिडिल एज वाइट मैन में। हाईएस्ट प्रीवेलेंस कहाँ देखा गया है, साउथ ईस्टर्न USA में। वेट गेन इसके चांसेस बढ़ा देते हैं। लोअर यूरिन वॉल्यूम भी इसके चांसेस बढ़ा सकते हैं। यूरिनरी फैक्टर में कौन सा होगा, यूरिन वॉल्यूम। अगर ये बाथरूम कब होगा तो ज़्यादा इंसिडेंस होता है। यूरिन कैल्शियम, अगर कैल्शियम ज़्यादा एक्सक्रीशन होगा तो भी कैल्शियम ऑक्जेलेट के फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। यूरिन ऑक्जेलेट, अगर यूरिन में ज़्यादा ऑक्जेलेट मिलेगा तो फिर वो कैल्शियम ऑक्जेलेट फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ा देते हैं। ज़्यादा अगर डाइटरी कैल्शियम इंटेक लेंगे तो रिड्यूस करेगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑक्जेलेट एब्जॉर्प्शन, जिसके कारण यूरिन ऑक्जेलेट के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है। यूरिनरी फैक्टर में और कौन सा है, तो यूरिन सिट्रेट, ये नेचुरल इनहिबिटर होता है कैल्शियम कंटेनिंग स्टोन का, क्योंकि जहाँ पे सिट्रेट ज़्यादा होगा वहाँ पे कैल्शियम कम होगा, जहाँ पे कैल्शियम ज़्यादा होगा वहाँ पे सिट्रेट कम होगा। द लोअर यूरिन सिट्रेट एक्सक्रीशन इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्टोन फॉर्मेशन, क्योंकि अगर यूरिन में सिट्रेट कम होगा तो मतलब कि कैल्शियम ज़्यादा होगा, जिसके कारण रिस्क फैक्टर बढ़ेगा। यूरिक एसिड, हायर यूरिन लेवल ऑफ यूरिक एसिड मेनली यूरिक एसिड के फॉर्मेशन को बढ़ा देता है। तो देखिए pH पे कैसे डिपेंड करता है। अगर pH 5.5 या उससे कम रहा तो यूरिक एसिड स्टोन होने का चांसेस है। 6.5 या उससे ज़्यादा रहा तो कैल्शियम फॉस्फेट। सिस्टीन और कैल्शियम ऑक्जेलेट मेनली, ये सिस्टीन तो सॉल्यूबल हो जाता है pH पे, लेकिन कैल्शियम ऑक्जेलेट को pH से कोई लेना देना नहीं रहता है। रिस्क फैक्टर, तो जेनेटिक रिस्क फैक्टर हो सकता है जैसे कि प्राइमरी हाइपर ऑक्सीयूरिया हो, ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, जिसमें क्रिस्टल डिपोजिशन होता है। सिस्टीन्यूरिया हो। अप्रोच कैसे करेंगे, डाइटरी हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन पूछेंगे। स्टोन देखेंगे कि स्लो ग्रोइंग है कि नहीं है, उसके बाद उसका पैसेज कैसे हो रहा है, सिम्टम्स आ रहे हैं कि नहीं, मतलब एसिम्टोमेटिक है क्या। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कहीं रीनल कोलिक पेन तो नहीं है। सडन यूनिलेटरल प्लैंक पेन, जिसके जब वो स्टोन मूव करता है न्यूरेटर से तब होता है। इंटेंसिटी ऑफ पेन बढ़ तो नहीं रहा है, कोई एग्रीगेटिंग फैक्टर तो नहीं है, इसके साथ नॉसिया वोमिटिंग तो नहीं हो रहा है, पेनलेस हेमेटूरिया तो नहीं है। अगर मान लीजिए कि क्या है कि राइट यूटेरिक पेल्विक जंक्शन पे ये स्टोन जाके अटक गया है, ठीक है, तो वो उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक्यूट कोलिसिस्टिसिस होगा। अगर ये ब्लॉक करेगा यूरेटर जो क्रॉस करता है राइट के तरफ तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस, अगर लेफ्ट तरफ तो एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस। अगर यूटेरो वेसिकल जंक्शन जहाँ पे ब्लेडर और यूट्रस मिलता है वहाँ पे तब यूरिनरी अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी या बैक्टीरियल इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस होंगे। ऑब्स्ट्रक्शन अगर प्रॉक्सिमल इन्फेक्शन के कारण हुआ है तो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है। अब एक पेशेंट है 55 ईयर ओल्ड का, हाइपरटेंसिव है, डायबिटीज़ है, चीफ कंप्लेन है लेफ्ट फ्लैंक पेन। हिस्ट्री में क्या पता चला
कि उसको इंटरमिटेंट प्लैंक पेन है, डिसयूरिया है, सैंडी यूरिन है। ये जब सीटी सोनोग्राफ करवाए तो रिवील हुआ कि किडनी स्टोन है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या देखने को मिला? इंटरमिटेंट ये एपिसोड ऑफ प्लैंक पेन, सैंडी यूरिन, पासिंग ऑफ सम पेलेट अपॉन यूरिनेशन, नो कंसल्ट, 2 साल पहले कोई भी कंसल्ट नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट प्लैंक पेन ज़्यादा बढ़ गया और ये रेडिएट हो गया लोअर बैक में, और वो हाइपोगैस्ट्रिक एरिया में हुआ। नोटिस देखा गया कि पेन बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे, यूरिन आउटपुट घटते जा रहा है, हेमेटूरिया देखा गया। कुछ हॉस्पिटल में एडमिशन के कुछ घंटे पहले ये कंसल्ट में लाया गया, जिसमें लैब के लिए रिक्वेस्ट भेजा गया, आरवी ट्रामाडोल दिया गया, सेप्ट्राइजोन दिया गया और एडमिशन ले लिया गया। रिव्यू ऑफ सिस्टम में कोई भी फीवर, चेस्ट पेन, डिस्पनिया, नॉसिया, वोमिटिंग, डायरिया, ज्वाइंट पेन, माइल्जिया नहीं है। ठीक है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में हाइपरटेंशन था, मेंटेन कर रहा था, टेल्मीसाल्टन 80 mg टैबलेट 3 में 2 बार, डायबिटीज़ मेंटेन करने के लिए मेटफॉर्मिन, ये CAD के लिए एंजियोप्लास्टी किया गया 2000 में, नेफ्रोलिथियासिस को ऑलरेडी एक बार हो गया था। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री में हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, लेकिन कोई भी किडनी डिजीज़ या कैंसर डिजीज़ नहीं है। पर्सनल और सोशल हिस्ट्री में वो 2 पैक हमेशा स्मोकिंग करता है, ओकेजनली अल्कोहलिक है, ये साल्टी फूड डाइट में लेता है, क्लेम करता है कि बहुत सारे पानी पीते हैं, अप्रॉक्स 1.5 लीटर पर डे, कोई भी हर्बल मेडिकेशन नहीं यूज कर रहा है, कोई भी एनसिड नहीं यूज कर रहा है। फिजिकल एग्जामिनेशन में पता चला कि जो बीपी है वो 130/80 है, हार्ट रेट 56 है, रेस्पिरेटरी रेट 18 है, टेम्परेचर 36 है, वेट कितना है 70 kg, हाइट BMI। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हार्ट रेट कम लग रहा है, मैंने ब्रेडी है, बाकी सब नॉर्मल है। ठीक है, और उसके बाद CVA टेंडरनेस लेफ्ट में देखा गया। साइलेंट फीचर में क्या है? 55 ईयर ओल्ड मेल है, हाइपरटेंसिव डायबिटीज़ है, हिस्ट्री है किडनी स्टोन का, लेफ्ट प्लैंक पेन है, कहाँ पे जो रेडिएट कर रहा है लोअर बैक में, हाइपोगैस्ट्रिक एरिया में, हेमेटूरिया है, डिसयूरिया है, ओलिगोरिया है, CVA टेंडरनेस है और क्रिएटिन बढ़ रहा है। असेसमेंट में क्या है? बायलेटरल नेफ्रोलिथियासिस, एक्यूट किडनी इंजरी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज या कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अपन एडमिशन क्या था? तो वर्कअप किया गया, क्रिएटिन, यूरिक एसिड, सीरम बाइकार्बोनेट, लिपिड प्रोफाइल, ALT, AST, यूरिन CS, GS या CT, स्टोनोग्राम। ठीक है, उसके बाद लैब किया गया, ये सब यूरिन एनालिसिस ये सब किया गया, CT स्टोनोग्राम किया गया। तो गोल्ड स्टैंडर्ड कौन सा होता है? तो हेलिकल CT विदाउट कॉन्ट्रास्ट। राइट किडनी यूरेटर में इसका मेजरमेंट इतना दिखा, मतलब कि राइट पोल्वो कैल्सियल सिस्टम और प्रॉक्सिमल यूरेटर मेनली डायलेटेड है 6L4 पे। ठीक है, CT सोनोग्राफी में क्या मिला? मार्क हाइड्रोनेफ्रोसिस है, प्रॉक्सिमल हाइड्रो यूरेटर सेकेंडरी टू ऑब्स्ट्रक्टिंग प्रॉक्सिमल यूटेरोलिथियासिस है राइट में, मार्क हाइड्रोनेफ्रोसिस मिला। ठीक है, लेफ्ट में भी नेफ्रोलिथियासिस बायलेटरल है, क्योंकि राइट और लेफ्ट दोनों में मिला है। इलाज प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो इंटरवेंशन में पता चला कि एंटी इन्फ्लामेटरी, पेन रिलीफर देना है, मेंटेन करना है वो यूरिन का वॉल्यूम। ठीक है, नो नीड टू एक्सेसिव फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद अल्फ़ा ब्लॉकर देना है जो स्टोन पासेज के रेट को बढ़ा सके। यूरोलॉजिक इंटरवेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद यूरेथ्रल स्टेंट करना है सिस्टोस्कोपिकली। डिटरमाइन करना है साइज, लोकेशन एंड कंपोजिशन ऑफ स्टोन, यूरिनरी ट्रैक एनाटोमी। उसके बाद एक्स्ट्रा कॉर्पोलर शॉकवाइज लिथोट्रिप्सी करना है एटलीस्ट इन्वेसिव ऑप्शन में। ठीक है, इंडो यूरोलॉजिक अप्रोच करना है, बास्केट एक्सट्रैक्शन है या लेजर फ्रेगमेंटेशन है। तो इतना सारा का मेनली टेक्निक इसको करना है।
कैल्शियम ऑक्जेलेट मेनली इंसेंसिटिव होता है पीएच पे। हायर यूरिन कैल्शियम, हायर यूरिन ऑक्जेलेट देखने को मिलता है, लेकिन यूरिन सिट्रेट कम होता है। डाइटरी कैल्शियम रेस्ट्रिक्शन इसमें बेनिफिशियल नहीं होता, थियाजीन डायरेटिक दिया जाता है। सिट्रेट हायर लेवल ऑफ कंजप्शन किया जाता है ताकि इंक्रीज हो सके यूरिन में सिट्रेट। यूरिक एसिड लैक एसोसिएशन होता है। कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन हायर रिस्क होता है हायर यूरिन कैल्शियम में, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सिट्रेट में। मतलब कि इसमें भी क्या होगा, यूरिन में कैल्शियम ज़्यादा होगा और सिट्रेट कम होगा। हायर यूरिन फॉस्फेट लेवल होगा, फॉस्फेट भी ज़्यादा होगा, हायर यूरिन पीएच होंगे। मतलब कि इसमें पीएच ज़्यादा होगा यूरिन का, फॉस्फेट ज़्यादा होगा, कैल्शियम ज़्यादा होगा, सिट्रेट कम होगा, तब क्या होगा, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। डिजिटल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस देखने को मिलेगा, प्राइमरी हाइपरपाराथायराइडिज्म, इसमें भी थियाजीन दिया जाता है। यूरिक एसिड इसमें पीएच से तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये सॉरी पीएच इसमें क्या होता है 5.5 के बराबर या उससे कम होता है, तो इसमें हम पीएच से ही करते हैं। तो सप्लीमेंटेशन देते हैं बाइकार्बोनेट या सिट्रेट साल्ट का। सिस्टीन ये लॉन्ग टर्म डाइटरी रिस्ट्रिक्शन से भी सही नहीं होता। गोल क्या होता है, सिस्टीन स्टोन का प्रिवेंशन करना, तो इसके लिए हमें सिस्टीन के सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना होगा। तो इसमें मेडिकेशन दिया जाता है थियोप्रोनिन, जो प्रीफर होता है ड्यू टू बेटर एडवर्स इवेंट प्रोफाइल। पेनिसिलामाइन अल्कलाइनाइजिंग एजेंट जैसे कि पोटेशियम सिट्रेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, और पीएच बढ़ाने का ट्राई किया जाता है। एस्ट्रोवाइट स्टोन, जहाँ पर भी इन्फेक्शन आ जाए वहाँ पर एस्ट्रोवाइट स्टोन आएगा, ठीक है। मतलब कि यूटीआई इन्फेक्शन के कारण ये सब ज़्यादा देखने को मिलता है, ये फीमेल में ज़्यादा होता है। इसका दूसरा नाम इन्फेक्शन स्टोन या ट्राइफॉस्फेट स्टोन भी है। ये होता है यूरेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया के कारण, और इसका दूसरा नाम नहीं, इसमें जो ये स्टोन होता है ना, उसका जो शेप होता है वो अस्टार्ग हॉर्न कैलकुलाई की तरह होता है। ट्रीटमेंट में हम कंप्लीट रिमूवल करेंगे, क्या करेंगे, कंप्लीट रिमूवल करेंगे बाय यूरोलॉजिस्ट, और ये इरेज इनहिबिटर को भी जो इरेज के कारण होता है उसको इनहिबिट करेंगे। लॉन्ग टर्म फॉलोअप किया जाता है, उसमें हम रिपीट करेंगे 24 आवर यूरिन कलेक्शन, फॉलोअप करेंगे इमेजिंग। इसी के साथ ही हमारा नेफ्रोलिथियासिस खत्म होता है। धन्यवाद।